हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम पढ़ेंगे फीचर्स ऑफ द 8061 एक्ट। ठीक है, 8061 एक्ट 8061 एक्ट में क्या क्या फीचर्स हुआ था वो मैं आपको बताती हूँ। ठीक है, देखिए ये मैंने आपको पहली क्लास में बताया था। जब 1857 एक बहुत बड़ा जो विद्रोह हुआ था, उसके बाद क्या हुआ, बहुत सारी एडमिनिस्ट्रेटिव में चेंजेस हुआ था। ठीक है, बहुत सारी एडमिनिस्ट्रेटिव में चेंजेस हुआ, जैसे कि गवर्नर जनरल वाइसरॉय में चेंजेस हुआ था, और एडमिनिस्ट्रेटिव ईस्ट इंडिया कंपनी एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस जो था वो ईस्ट इंडिया कंपनी से लेकर ब्रिटिश गवर्नमेंट ने अपने हाथ में ले लिया था। ठीक है, वो सारी चेंजेस हुआ था, वो मैंने पहले लेक्चर में आपको बताया था। तो लेकिन वो चेंजेस 1861 एक्ट में भी दिखाई दिया था। ठीक है, क्या क्या चेंजेस हुआ था, क्योंकि इतना बड़ा जब एक स्ट्रगल होता है उसके बाद कैसे उसको हैंडल करना है, वो सब के लिए एक बहुत बड़ा प्रोसेस लगता है, इसलिए बहुत सारी चेंजेस हुआ। ठीक है, देखिए ब्रिटिश गवर्नमेंट को ये लग गया कि विदाउट इंडियन के बगैर, ठीक है, विदाउट इंडियन के बगैर हम इंडिया जैसी एक डाइवर्स कंट्री में रूलिंग नहीं कर पाएंगे। ठीक है, इसलिए उन्होंने क्या किया, इंडियन को अलाउ किया, लॉ मेकिंग प्रोसेस में इंडियन सारा अलाउ। ठीक है, और ये जो लॉ मेकिंग प्रोसेस में जो इंडियंस अलाउ हुए, ठीक है, वो किसके हाथ में रहा पावर, कौन नॉमिनेट करेगा, ठीक है, वो है वाइसरॉय। वाइसरॉय नॉमिनेट इंडियन पर्सन। ठीक है, और वाइसरॉय ने भी किया था, वो तब वाइसरॉय कौन थे, लॉर्ड कैनिंग थे। ठीक है, तो वाइसरॉय लॉर्ड कैनिंग थे, और लॉर्ड कैनिंग ने 1862 में तीनों नॉन ऑफिशियल मेंबर को नॉमिनेट किया था। और वो जो तीनों नॉन ऑफिशियल मेंबर थे वो थे, एक थे किंग ऑफ बनारस, महाराजा ऑफ पटियाला और साठ रंकर राव। ठीक है, साठ रंकर राव। ठीक है, इन तीनों को नॉमिनेट किए थे। ठीक है, पहला खत्म हो गया। फिर क्या हुआ, एक डिसेंट्रलाइज सिस्टम स्टार्ट हो गया। ठीक है, डिसेंट्रलाइज का मतलब क्या हुआ, मतलब स्टेट के पास अपना राइट्स रहा और सेंटर के पास अपना राइट्स रहा। ठीक है, डिसेंट्रलाइज सिस्टम में यही हुआ। ठीक है, पहली क्लास में हमने देखा था जो ब्रिटिश क्राउन चाहता था कि इंडिया में एक सेंट्रलाइज रूलिंग स्टार्ट हो। ठीक है, इसके लिए उसने 1773 में सेंट्रलाइज प्रोसेस स्टार्ट हुआ था, और जिसका टॉप वो 1833 चार्टर एक्ट में, जो टॉप में 1833 चार्टर एक्ट में ही पहुंचा था। ठीक है, लेकिन वो रिवर्स हो गया है। जब इतना बड़ा स्ट्रगल हुआ उसके बाद ब्रिटिश क्राउन चाहा कि इंडिया में एक डिसेंट्रलाइज प्रोसेस स्टार्ट हो रैदर देन ए सेंट्रलाइज प्रोसेस, इसीलिए 1861 एक पहला स्टेप था डिसेंट्रलाइज तरफ। और ये जो डिसेंट्रलाइज जो सिस्टम है, ये इसके टॉप पे पहुंचेगा कब, 1935 इंडियन एक्ट में। ठीक है, 1935 इंडियन एक्ट में, और ये रेगुलेट कब होगा, 1936 में पूरा स्टेट अपना राइट्स अपना पावर पा लेंगे। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, थ्री न्यू लेजिस्लेटिव काउंसिल एस्टेब्लिश। ठीक है, उसके बाद तीनों और लेजिस्लेटिव काउंसिल स्टार्ट हुआ। ठीक है, और वो कहाँ कहाँ हुआ, एक तो बंगाल में हुआ 1862 में, एक हुआ नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर में 1866 में, और एक हुआ पंजाब में, वो 1897 में हुआ। ठीक है, तीनों लेजिस्लेटिव काउंसिल एस्टेब्लिश हुआ। ठीक है, उसके बाद उसके बाद और एक सिस्टम आया, पोर्टफोलियो सिस्टम। ठीक है, अभी जो हमारी जो पोर्टफोलियो रहता है कैबिनेट में, काउंसिल में, जो मिनिस्ट्री को पोर्टफोलियो दिया जाता है, जैसे कि रेलवे हो गया, एजुकेशन हो गया, पोर्टफोलियो डिस्ट्रीब्यूट होता है, वो जो सिस्टम था पहले स्टार्ट 1859 में हुआ। ठीक है, और वाइसरॉय हैज पावर टू डिस्ट्रीब्यूट पोर्टफोलियो टू पर्सन। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद और क्या चेंजेस हुआ, एक बहुत बड़ा चेंजेस हुआ जो कि है ऑर्डिनेंस बिल। ठीक है, यहाँ ऑर्डिनेंस बिल फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस हुआ। ठीक है, अभी हमारी जैसे ऑर्डिनेंस बिल पास होता है आर्टिकल
2 पास करने के लिए, और 123 ये प्रेसिडेंट का है, ठीक है। इसमें प्रेसिडेंट खुद पास करता है ऑर्डिनेंस बिल, ठीक है। ये इसको पावर मिल गया कि ड्यूरिंग इमरजेंसी में वाइसरॉय पास कर सकते हैं ऑर्डिनेंस बिल विदाउट अप्रूवल ऑफ स्टेट मतलब लेजिस्लेटिव काउंसिल, ठीक है। मतलब ऑर्डिनेंस बिल को वाइसरॉय पास कर सकते हैं विदाउट कंसल्ट विद लेजिस्लेटिव काउंसिल, ठीक है। बस इतना मैं और एक बार आपको पढ़ा देती हूँ, ठीक है। क्या हुआ फर्स्ट पॉइंट में, क्या हुआ, लॉ मेकिंग प्रोसेस में इंडियंस आर अलाउड, ठीक है। और वो इंडियन को अलाउ किया गया, लेकिन वो एक चीज़ हुआ, एक वो नॉन ऑफिशियल मेंबर हुए रादर देन ऑफिशियल मेंबर, ठीक है। और ये जो नॉन ऑफिशियल मेंबर को नॉमिनेट कौन करेंगे, वाइसरॉय। और वाइसरॉय ने 1862 में फर्स्ट नॉन ऑफिशियल मेंबर नॉमिनेट किए थे, और वो थे महाराजा पटियाला, किंग ऑफ बनारस और सारंगकर राव, ठीक है। फिर क्या हुआ, एक डिसेंट्रलाइज सिस्टम स्टार्ट हुआ, ठीक है। डिसेंट्रलाइज सिस्टम स्टार्ट हुआ 1861 में, डिसेंट्रलाइज सिस्टम स्टार्ट हुआ। फिर क्या हुआ, न्यू लेजिस्लेटिव काउंसिल स्टार्ट हुआ बंगाल, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर और पंजाब में, ठीक है। तीनों लेजिस्लेटिव काउंसिल स्टार्ट हुआ। फिर क्या हुआ, 1859 में नाउ पोर्टफोलियो डिस्ट्रीब्यूटेड बाय वाइसरॉय, ठीक है। अभी पोर्टफोलियो जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हुआ किसके द्वारा, वाइसरॉय द्वारा पोर्टफोलियो डिस्ट्रीब्यूट हुआ। फिर क्या हुआ, फिर हुआ ऑर्डिनेंस बिल वाइसरॉय पास कर सकता है, वो भी विदाउट कंसल्ट लेजिस्लेटिव काउंसिल, ठीक है। फीचर्स ऑफ 1892 एक्ट, ठीक है। इस एक्ट में क्या हुआ चेंजेस, ठीक है। एक तो नॉन ऑफिशियल जो मेंबर थे इंक्रीज्ड इन सेंट्रल लेजिस्लेटिव एंड प्रोविंसेस, ठीक है। और क्या हुआ, ये जो नॉन ऑफिशियल मेंबर को नॉमिनेट कौन करेगा, वाइसरॉय, ठीक है। और रिकमेंडेशन ऑन प्रोविंसेस काउंसिल एंड चैम्बर ऑफ कॉमर्स, ठीक है। और फिर क्या हुआ, और जो लेजिस्लेटिव हो गए प्रोविंसेस लेजिस्लेटिव में जो नॉमिनेट होंगे नॉन ऑफिशियल मेंबर, उनको रिकमेंड कौन करेगा, उनको नॉमिनेट कौन करेगा, गवर्नर करेगा। डिस्ट्रिक्ट बोर्ड ऑन रिकमेंड डिस्ट्रिक्ट बोर्ड, म्युनिसिपैलिटी पालिक, जमींदार द चैम्बर, ठीक है। देखिए क्या हुआ, नॉन ऑफिशियल मेंबर इंक्रीज किया गया सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल और प्रोविंसेस लेजिस्लेटिव काउंसिल में, ठीक है। लेकिन वो जो नॉन ऑफिशियल मेंबर कैसे अपॉइंट होंगे, कैसे नॉमिनेट होंगे, वो वाइसरॉय जो है वो नॉमिनेट करेगा, ठीक है। लेकिन किसकी रिकमेंडेशन से, एक तो है प्रोविंसेस काउंसिल रिकमेंडेशन, और एक है क्या, चैम्बर ऑफ कॉमर्स, इन दोनों की रिकमेंडेशन से वाइसरॉय नॉमिनेट करेंगे। और ये हो गया सेंट्रल लेजिस्लेटिव के लिए, ठीक है। लेकिन जब प्रोविंसेस लेजिस्लेटिव के लिए जब मेंबर मतलब नॉमिनेट होंगे, वो कौन करेगा, वो करेगा गवर्नर नॉमिनेट प्रोविंसेस लेजिस्लेटिव ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ डिस्ट्रिक्ट बोर्ड, म्युनिसिपैलिटी, जमींदार एंड चैम्बर। मतलब गवर्नर नॉमिनेट करेंगे नॉन ऑफिशियल मेंबर को, लेकिन वो किसकी रिकमेंडेशन से, एक तो रिकमेंडेशन होगा म्युनिसिपैलिटी, जमींदार, चैम्बर एंड डिस्ट्रिक्ट बोर्ड, इन चारों की रिकमेंडेशन से ही गवर्नर नॉमिनेट करेंगे, ठीक है। बस और एक चीजें हुआ, legislative council has power to discuss budget and ask question to executive, ठीक है। अभी क्या हो गया, लेजिस्लेटिव काउंसिल का पावर जो है वो इंक्रीज हो गया, तो क्या करेगा, बजट को डिस्कशन कर सकता है और आस्क क्वेश्चन टू एग्जीक्यूटिव। जैसे हमें पहले पता था कि लेजिस्लेटिव काउंसिल और एग्जीक्यूटिव काउंसिल जो है वो डिवाइड हो गया था, लेजिस्लेटिव का काम करता था लेजिस्लेटिव काउंसिल और एग्जीक्यूटिव काउंसिल का काम करता था एग्जीक्यूटिव काउंसिल। तो अभी क्या हुआ, अभी इसीलिए क्या फिर से क्या हुआ, लेजिस्लेटिव काउंसिल का जो पावर है वो मतलब
इंक्रीज हो गया तो वो अभी बजट डिस्कशन कर सकता है और अभी क्वेश्चन भी आस्क कर सकता है, किसको, एग्जीक्यूटिव को क्वेश्चन भी आस्क कर सकता है। ठीक है, बस इन चारों चीज़ों का चेंजेस हुआ है। ठीक है, ओके ओके फ्रेंड्स, गुड बाय। ठीक है, फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, हाँ फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, ओके बाय।